दोस्तों, और आज हम बात करेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी, ठीक है ना। और लगभग के इनसे संबंधित खूब सारे क्वेश्चन मिलते हैं हमको, और हर एक भर्ती के अंदर आते हैं। शेरशाह के बारे में पूछते हैं, मतलब कि मतलब कि जो राजस्थान लेवल पे पूछा जाए या फिर इंडिया लेवल में पूछा जाता है, तो इसमें भी भारत की जब बात आती है, भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो उसके अंदर शेरशाह के बारे में बात आती है। क्योंकि वे एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने अफगान वंश की नींव डाली थी। और फिर इसके अलावा इसने जो मुगल शासनकाल था उसकी एक बार जो गद्दी थी वो डावाडोल करने वाला कोई व्यक्ति था, वो था शेरशाह सूरी, ठीक है ना। तो इसका जब जन्म हुआ था वो 1486 में, और इनके जो बचपन का नाम था वो था फरीद खान। और पापा जी का नाम था हसन खान सूर। पापा जी का नाम था हसन खान सूर। अब वह क्या कि शेरशाह सूरी एक ऐसा व्यक्ति था जिसके जीवन के अंदर, जो बचपन का जीवन था उसके अंदर दुख ही दुख गुजरा था। जैसे युवा अवस्था होती है किसी भी व्यक्ति की, और वो 30-35 साल है ना, जो 20 साल से लेकर 15 साल से लेकर जो युवा अवस्था होती है उसके अंदर यदि उसका जो दुख में जीवन गुजरता है तो उनका इतिहास कुछ अलग ही रहता है। इससे कैसे जीवन दुख में गुजरा था, पहली बात है इसका जो शिक्षा हुई थी वो जौनपुर में हुई थी, ठीक है। और ये बेचारा बड़ा हुआ, तब पढ़ने के बाद में पता चला यार मेरे को कुछ काम करना चाहिए। और हसन खान सूर थे, इनको कुछ जागीर मिली हुई थी, है ना। एक तो थी शेषराम जागीर, हाँ, और एक थी खवासपुर। ये दो जागीर थी इनके पिता को प्राप्त थी। लेकिन क्या था, यहाँ पर इनके पिताजी शासन कर रहे थे, तो बेचारा इन जागीरों पर ये हसन खान सूर, है ना, शेरशाह सूरी भी यहाँ पर काम कर नहीं पाता, मतलब काम कर नहीं सकता था, क्योंकि पिताजी यहाँ पर काम संभाल रहे थे। तो यहाँ पर इतना भी काम हो नहीं रहा था, और इसकी इच्छा थी कुछ एक अलग करने की। तब ये अपने घर से निकलता है और फिर ये आगे कहीं पर चला जाता, और जाते जाते यहाँ पर इसको मिलता है कि यार दिल्ली में शासन है। कहाँ पर शासन है? दिल्ली में शासन है ना। दिल्ली में शासन किसका है? इब्राहिम लोदी। किसका है? इब्राहिम लोदी। तब उनको लगता है कि भाई दिल्ली में शासन इब्राहिम लोदी का है, और मैं क्या करता हूँ, इब्राहिम लोदी के शरण में चला जाता हूँ, है ना। वहाँ जाके नौकरी करूँगा, और नौकरी करूँगा तो मेरे को यदि युद्ध करने का मौका मिलेगा, और जब मेरे को युद्ध करने का मौका मिलेगा तो मैं एक उच्च पद पर पहुँचूँगा, क्योंकि मैं विजय प्राप्त करूँगा। मेरे को राजा है वो अपने एक पास में खड़ा करेगा, कुछ एक नया पद देगा। तो इसने क्या किया, वहाँ पर नौकरी की बात की, और ये गया था, उसने मेरा सन था वो 1518 था, ठीक है ना। तब इब्राहिम से बात की, यार मेरे को भी कुछ नौकरी चाहिए। तो इब्राहिम का यार कोई बात नहीं, आप इतने बाहुबली है, शक्तिशाली है, तो आप हमारे यहाँ पर नौकरी कर सकते हैं, हम आपको नौकरी देंगे। तब इब्राहिम लोदी को नौकरी दे देता है, और ये नौकरी कब करता है? 1518 के अंदर करता है। तब बेचारे के अंदर साथ में कि एक घटना घटती है, बहुत बुरी घटना घटती है। कि क्या? इनके पापा जी की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। 1520 में मृत्यु, पिताजी गुजर जाते हैं। और ये लगभग 2 साल इब्राहिम लोदी के शासनकाल में रहता है शरण में। वहाँ पर कुछ युद्ध में भी भाग लेता है, क्योंकि 17 में युद्ध में, 18 में युद्ध होता है उसमें भी भाग लेता है ना, ग्वालियर का युद्ध होता है उस समय। इस तरह युद्ध के अंदर भी भाग लेता है इब्राहिम लोदी के साथ में, और कुछ अच्छा भी काम करता है। इसलिए इब्राहिम लोदी ने क्या किया कि भाई इब्राहिम लोदी का जो जाके तेरे को पिताजी को प्राप्त थी, है ना, क्या थी? पिताजी को प्राप्ति, वो जागीर मैं देता हूँ तेरे को।
तो शेरशाह ने कहा ठीक है साहब, आप मेरे को देते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिताजी जागीर मेरे भाइयों का नाम देकर आप मेरे को दे रहे हैं, यानी कि आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसलिए ये बात यहाँ पर कहकर बहुत खुशी होता है, इतना खुश होता है कि ठीक है यार मेरे को जागीर मिलेगी। और घर पे जाता है, और घर पे जाता है फिर क्या है, एक दिन रोता रोता जाता है कि पिताजी अच्छे थे यार, गुजर गए, क्या करूँ। मैं भी उनके साथ में रहना, मतलब कि उनके हाथ के एक बार मुंह देखना चाहता था, है ना। मेरे को पता नहीं था पिताजी मतलब कि अच्छे थे और ऐसे कैसे जा सकते हैं। फिर ऐसे खूब रोया बेचारा। फिर रोने के बाद में पास वाला भाई, क्या यार रो मत, रोने से क्या होगा, पिताजी चले गए। फिर एक दो दिन बीते थे। फिर उन्होंने कहा कब राजे की बात होता है भाई, इसके बाद में जागीर कौन लेगा। तो वो दो तीन भाई थे सौतेले भाई, वो बोले कि हम ही लेंगे। तब पे जो शेरशाह सूरी कहता है, उन टाइम फरीद खान था। फरीद खान कहता है यार ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे को तो इब्राहिम लोदी ने मेरे को दी थी ये जागीर, उन्होंने कहा था सहसराम अवकाश पर तू रख लेना, तो आप कैसे ले सकते हैं। तब उन्होंने एक डायलॉग दिया कि वो ज़मीन है ना इब्राहिम लोदी के बाप की नहीं है, वो ज़मीन हमारे बाप की है, और तू उधर गया ना इब्राहिम लोदी के दरबार में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जागीर तेरे को मिल जाएगी ना। पिताजी को पानी हमने मिले पिलाए थे, है ना, और पिताजी की जो सेवा हमने की थी ना, तूने की थी, तूने सेवा की थी, इब्राहिम लोदी की सेवा की, वो तेरे को जागीर देंगे और नहीं देंगे, यहाँ पर कहते कोई जागीर नहीं मिलेगी। इस तरह से थोड़ा बहुत झगड़ा होता है। फिर ये ससुरी कहता है छोड़ो यार, ये हमको जागीर नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, जो किस्मत में लिखा है वो तो मिलना ही है ना। चाहे कितने भी हाथ में से कोई खोज नहीं की, जो चीज़ किस्मतों में लिखी है वो तो मिलनी है। जो हाथ में होती है चीज़ वो तो खोने वाला तो वो हाथ में से वो चीज़ें खो सकता है, लेकिन किस्मत वाला कोई चीज़ खो नहीं सकता। इसलिए बेचारा यहाँ से निकल जाता है और बिहार चला जाता है। क्या चला जाता है, बिहार चला जाता है, चला जाता है। ठीक है। और यहाँ का जो शासक था वो था बहार खान। कौन था, बहार खान। इसके पास जाके बोलता है कि हुजूर बात यह है कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई है और मैं आपके दरबार में रहना चाहता हूँ, और मैं आपकी जितनी हो सके इतनी सेवा करूँगा, और मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि एक दिन मैं तुम्हारे दरबार का नाम बढ़ाऊँगा। तब बहार खान कहता ठीक है साहब, आप इतना कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आपको हम यहाँ पर शरण देते हैं और आप हमारे यहाँ पर रह सकते हैं। और उनको मतलब कि पेमेंट वगैरह भी निर्धारित कर दी और वहाँ पर नौकरी करने लग गया और लगातार नौकरी करता है। और तब क्या होता है कि यहाँ पर लगातार नौकरी करने के बाद में थोड़ा बहुत उसको लगा यार मेरे को कहीं और जाना चाहिए ना, मेरे को यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा है ना, ठीक ठाक उसको नहीं लग रहा था, मन नहीं लग रहा था। तो उसी समय यार इधर वगैरह के युद्ध हो रहे थे, इधर मतलब कि युद्ध कर रहा था, बाबर युद्ध कर रहा था, तो उसको चलता है यार मुगल के शरण में चला जाता है, ठीक चलते हैं। तो इधर से यह करता है वापस मुगल के शरण में चला जाता है, वापस नहीं था पहली बार जा रहा, ठीक है ना। मुगल के शरण में जाता है, लेकिन उनका भी रवैया अच्छा नहीं लगता है, नहीं यार ये भी ठीक नहीं है। तो कुछ समय बाद में वापस आते, क्योंकि जब वो इब्राहिम लोदी से बाबर इब्राहिम लोदी से युद्ध कराना पानीपत वाला युद्ध, तो उसमें इब्राहिम लोदी के सारे अंत वगैरह कर देता ना, जो हम इब्राहिम लोदी का अंत कर देता, उसका वंशज अंत कर देते। उस समय यहाँ पर शेरशाह सूरी इधर उधर भटक रहा था, उसके पास में ही था, ठीक है ना, कौन, शेरशाह सूरी। और फिर उनका जो रवैया अच्छा नहीं लगता है तो वहाँ से वो निकल जाता है, और निकलने के बाद वापस इधर आ जाता है ना। किसके पास आता था, इसे बहार खान के पास आता। और लेकिन यहाँ पर एक बात थी, जब यहाँ पर बहार खान था ना, और जब यहाँ पर गया था ना, उस टाइम बहार खान की मृत्यु हो गई थी। किसकी होती, बहार खान की मृत्यु हो गई थी, तब ये चला गया था। और जब ये वापस आया था ना, उस समय शासक था यहाँ पर था तो मोहम्मद शाह। कौन था, मोहम्मद शाह। जब ये गया था उन टाइम यहाँ पर शासक कौन था बिहार का, बहार खान। और जब ये वापस आया था उन टाइम शासक कौन था, मोहम्मद शाह। क्या का था, बिहार का। तब आके मोहम्मद शाह के शरण में रह जाता है और युद्ध भी करता है ठीक ठाक। लेकिन क्या होता है, मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है कुछ समय के बाद में। तब यहाँ पर जो शासक, इनका जो शासक कोई बनने वाला था नहीं, तो छोटा बेटा था, वो था जलाल खान। कौन था, जलाल खान। तो फिर क्या शेरशाह सूरी क्या करता है, जलाल खान को शासक बनाता है और उनके संरक्षण के रूप में अपना आप को साबित करता है कि मैं इसका संरक्षण हूं, संरक्षण फरीद खान, ठीक है ना, संरक्षण फरीद खान। और इसी बीच क्या होता है, मैंने एक चीज़ नहीं बताई, जब ये बहार खान के दरबार में था, क्या बहार खान के दरबार में था, तो उस समय इसने क्या एक अच्छा खतरनाक युद्ध लड़ा था, जिसके शेरों के सामने बोला जाता है, इसने शेरों से भी युद्ध लड़ा था, बहार खान का दरबार था। उसमें बहार खान ने इनको एक उपाधि दी थी, वो थी शेरशाह सूर्य की।
किसकी? शेर शाह सूर की। और इससे पहले ये क्या था? फरीद खान था। यहाँ तक बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि मैंने ये बीच में नहीं बताया था इसलिए, ठीक है ना। शेर शाह सूर का क्या था? सॉरी, मतलब जो ये बहार खान था इसने शेर शाह सूरी की उपाधि दी थी। किसको? फरीद खान को। उसके बाद में ये शेर शाह सूरी कहने लगा, शेर शाह सूरी, है ना। शेर शाह सूर किसके उपाधि? शेर शाह सूर की, सूरी नहीं, है ना, शेर शाह सूर की। ये बात देखना है, किसकी उपाधि दी थी? शेर शाह सूर की उपाधि दी थी, शेर शाह सूर। ठीक है साहब, यहाँ तक इसने बात क्लियर कर दी। अब जब वापस इसका जलाल खान के संरक्षण में था, जलाल खान के संरक्षण में कौन था? शेर शाह सूर था, ना कि सूरी था। अभी सूरी नहीं बना ना, शेर शाह सूर था, जलाल खान के संरक्षण में था। और इसी टाइम बन गया क्योंकि वो उस टाइम इसने बोला युद्ध लड़ा था ना, किसके मतलब कि वो युद्ध क्या था ना उसका, मैंने पीछे वाला युद्ध बताया था ना, इसने एक युद्ध लड़ा था ये बड़ा, मच्छीवाड़ा के बाद में लड़ा था, ठीक है ना। मच्छीवाड़ा इसके साथ युद्ध नहीं हुआ था। चौसा की युद्ध, ठीक है ना, चौसा की युद्ध, चौसा की युद्ध है ना। चौसा के युद्ध के अंदर वो विजय प्राप्त किया था ना इस समय, उस समय इन्हें शेर शाह सूरी की उपाधि प्राप्त की थी ना। तो उस समय ये बहार खान ने इसके उपाधि दी थी कि बहार खान का भी तेरे को उपाधि देते हैं शेर शाह सूर की। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। फिर आगे बढ़ता है, जलाल खान के संरक्षण में रहा और अपना एक अच्छा खासा पद प्राप्त किया। और ऐसे करते करते फिर जलाल खान के संरक्षण रूप में करते करते खुद ही अपने आप को क्या बनता था? राजा बन जाता है। फिर बिलग्राम का युद्ध होता है, उस युद्ध के बाद में ये क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। कौन बन जाता है? शेर शाह सूरी राजा बन जाता है। और राजा बनने के बाद में ये लगातार 5 वर्ष तक शासन करता है। कितना? 5 वर्ष तक। और जब ये राजा बनता है उसी समय हुमायूं को भगा देता है। चौसा के युद्ध के बाद में बिलग्राम का युद्ध होता है, चौसा युद्ध में भी भगा दिया और बिलग्राम युद्ध में एक संपूर्ण रूप से हुमायूं को यहाँ से भगा दिया था और हुमायूं यहाँ से चला गया था। और शेर शाह सूरी लगातार यहाँ पर शासन करता है। और जब ये राजा बना था तो इसके सामने भी कुछ परेशानियाँ थी, ठीक है ना, कठिनाइयाँ। अब कठिनाई क्या थी साहब? कठिनाई ये थी, सबसे पहले बात ये थी, जो अफगान ये जो मुगल था, हुमायूं था, इससे सबसे बड़ा डरता था कि कहीं ना कहीं हुमायूं वापस इस प्रकार सेना प्राप्त मतलब कि सेना बड़ी बना कर ना आ जाए ताकि मेरे को कुछ खतरा हो जाए। तो सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हुमायूं से निपटना, है ना। हुमायूं का जो पश्चिमी इलाका है उनको एक मजबूत करना। फिर दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी शेर शाह सूरी के सामने कि भी जो हमारे जो अफगान मतलब कि जो सामंत है, जो अफगान सरदार है, उन पर अपना अस्तित्व जमाना, उनका जो एक महत्व है ना, बहुमत है ना, उसको थोड़ा बहुत कम करना, ये इसके बाद में सबसे बड़ी चुनौती थी। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती थी तो वो ये थी कि मेरे को हमारा जो पद है ना, सुल्तान का पद, इसको एक मजबूत बनाना है। क्या बनाना? मजबूत बनाना है, ताकि इसके सामने कोई आंख उठा के ना दे सके। ये 3 इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी और इन्होंने लगातार इस चुनौती का सामना किया था और चुनौती से निपटा था। और पहला काम इसने फिर काम किया था, जैसे राजपूतों से युद्ध किए थे, खूब सारे युद्ध 1542-43 के में खूब युद्ध किए थे। राजस्थान मालवा में युद्ध किए थे और राजस्थान मालवा में युद्ध करने के बाद में इसने मारवाड़ में युद्ध किया था 1544 में। कहाँ पर? मारवाड़। कब किया था? 1544 में। ठीक है साहब, जब ये मारवाड़ में युद्ध करता है 1544 के अंदर, उस समय यहाँ पर शासक था मालदेव, ठीक है ना। और मालदेव, मैंने पीछे सारी कहानी बता दी पिछली क्लास में। मालदेव और हुमायूं पहले दोनों एक थे, फिर हुमायूं पर इसको विश्वास होता नहीं है मालदेव पर, और हुमायूं यहाँ से चला जाता है। फिर मालदेव ही वहाँ पर रहता है और जो जगह थी वो थी गिरी सुंबेल। कौन सी जगह थी? गिरी सुंबेल, ठीक है। गिरी सुंबेल के अंदर क्या होता है? मालदेव की सेना इधर बहुत मजबूत थी, इधर सेना थी मालदेव की, ठीक है ना। और इधर सामने थी शेर शाह सूरी की सेना। शेर शाह सूरी की सेना क्या थी? इतनी थी सिर्फ, और मालदेव की सेना कितनी थी? इतनी बड़ी थी। तो अब आप बताइए, ये क्या मुकाबला इससे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये बात शेर शाह सूरी को पहले ही पता चल गई थी
कि मैं मालदेव से मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसकी जो सेना है वो इतनी सेना है, मेरे पास केवल इतनी सेना है। मतलब साहब इसने अपना दिमाग चलाया। जो अपने राजदूत थे, ठीक है ना, जो अपने दूत वगैरह थे, उनको क्या क्या कि आप एक काम करो, ये सारी एक अच्छी अच्छी कटार है, ये कटार आप ले लीजिए और आप एक काम कीजिए, एक जो व्यापारी है ना, व्यापारी का वेश धारण कीजिए और कटार लेके इनके दर मतलब कि जो इनके जो जो डेरा वगैरह है ना, जो इनके जो अपना जो रखा हुआ है काम वगैरह, जो अभी युद्ध करने की जो स्थिति में है, वहाँ पर जाके ये कटार है वो बेच का। ये कहा ठीक है राजा, हम बेच कर जाएंगे, शेषासुरी को बोला। और शेषासुरी का एक और काम कीजिए। क्या काम करना? मैं आपको ये पर्ची दे रहा हूँ, यही पर्ची आपको मालदेव के पैरों के बीच में गिरा देनी है। तो साहब इसका मतलब क्या है कि आपका काम केवल इतना ही है, आप उनको पैरों के बीच में गिरा देनी है, बाकी आपको पीछे वाला काम आपको मतलब कोई संभालना नहीं है, ठीक है ना, कोई ध्यान नहीं देना है। तब कहा यार ठीक है, हम काम कर लेंगे। तब शेषासुरी को पता था कि यदि चैता कुंपा एक इतना शक्तिशाली शासक मतलब कि ये मतलब कि सेनापति है, और यदि मालदेव को भड़का दिया जाए और मालदेव इन पर विश्वास ना करे और इनको यहाँ से निकाल देंगे, फिर मालदेव खुद ही युद्ध करेगा, तो हम विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इसे उल्टा हुआ। कैसे हुआ वो आगे बताते हैं। ये कटर वगैरह ला के कटर वगैरह ले ली और इनके दरबार में गए और बोला कटर बिको है साहब, कटर ले लो, कटर ले लो, कटर ले लो। तब मालदेव का यार कौन बेचने वाला है, इधर आ मेरे पास आ। तब मालदेव के पास में जाता है और मालदेव बोले क्या लेके आए भाई? क्या साहब हम तो कटार लेके आए, आप ले लीजिए, बड़ी धार वाली कटार है, और आप एक कटार से सामने वाला मतलब कि आप एक कटार से सामने वाले को मारेंगे ना तो उसका एक सिर की जगह दो सिर कटेंगे। इसका क्या मतलब है कि भाई दो व्यक्ति पास में खड़े रहेंगे ना, आप एक कटार से चलाएंगे ना तो दोनों की गर्दन साथ में कटेगी। इतना दम है कि हाँ साहब इतना दम है, ये हमारी कटार बहुत मजबूत है। तब मालदेव ने कहा यार हमको दीजिए। तब वो कटार मालदेव को देते हैं और बेचते हैं। कटार काफ़ी कटार थी, मालदेव खरीदता है और जैता कोपा को बोलते हैं साबित रहिए और आप कटार कीजिए, क्योंकि जैता कोपा आप देखिए आपने जो तय कर लिया वो क्लियर है। ठीक है, जैता कोपा ने कहा ठीक है साहब हम क्लियर कर लेते हैं। और जैता कोपा क्या करता है, दोनों ही कटार देख लेता है, हाँ ठीक है ये कटार अच्छी है अभी, और दोनों एक कटार अपनी अपनी सेना के अंदर सारी कटारें ले लेते हैं। फिर कटर जैसे ही जैता कोपा लेते हैं और कटर लेकर जैता कोपा क्या करता है, चले जाता है। और जैसे ही वो निकलते हैं और वे क्या करते हैं, दूध क्या करते हैं, वहाँ पर जो पर्ची है वो गिरा देते हैं। मतलब क्या है, इधर शेष मतलब कि महादेव बैठा है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो ये क्या कौन बैठे हैं यहाँ पर, ये आ गए दूध आ गए हैं, है ना, शेषासुरी के। और यहाँ पर जैता कोपे अपने जो थोड़ी बहुत सेना थी उनको बुलाए सैनिकों को, और यहाँ पर ये खड़े हैं। और यहाँ पर ये बीच में खड़ा ना, इसने क्या किया, यहाँ पर जो भी वापस चले गए थे जैता कोपा, ठीक है ना, तो इसने क्या किया, यहाँ पर पर्ची गिरा दी थी, ठीक है ना। और जैसे ही यहाँ पर पर्ची गिरी तो मालदेव यहाँ पर निकलने के बाद में मालदेव खड़ा होता है और आगे चलता है और उनको पैरों में ये पर्ची मिल जाती है। और जैसे ही पर्ची खोलता है और देखता है तो पता चलता है यार इसमें मैटर ये है। इसमें क्या लिखा था, इसमें ये लिखा था कि जैता कोपा शेष मतलब कि जैता कोपा ने शेषासुरी को बोला था कि शेरशाह जी, और जैसे ही आप युद्ध के अंदर युद्ध करने के लिए आएंगे और वैसे ही हम क्या करें, मालदेव को पकड़ लेंगे और आपको सौंप देंगे। तब इसने किया मतलब कि ये क्या जैता कोपा ने लिख कर भेजा था किसको, शेषासुरी को। और फिर शेषासुरी ने वापिस किया क्या कि हाँ ये डन है, ठीक है ना, क्या है ये डन है और मैं तुमको क्या बना दूंगा, राजा बना दूंगा। और फिर वापस यहाँ पर पर्ची आई थी, उसके पर्ची के अंदर ऐसे लिखा था कि भाई राइट डन वगैरह लिखा था, ठीक है ना। लेकिन जैता कोपा ने ऐसी पर्ची भेजी नहीं, बेचारा वो ऐसा कहाँ भेजता है, जब हम देश के प्रति मर मिटने वाला होता है ऐसा कैसे भेज सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या किया उन्होंने, ये पर्ची यहाँ पर लेके गए, मालदेव को पता चल गया क्या यार ये पर्ची वापस लेके आए थे और जैता कोपा को दे रहे थे और उन्होंने वर्णन किया था। इसका मतलब ये है कि मेरे को पकड़ा देंगे और राजा जैता और कोपा दोनों बन जाएगी। तब मालदेव क्या कहता है, जैता कोपा बोला था ये सही बात है गलत है। जैता कोपा कहता है आप जिसकी कसम दिलाओ उसकी कसम खा लेते हैं हमने ये काम नहीं किया है। लेकिन फिर भी मालदेव को उन पर विश्वास होता नहीं है और सब सेना लगभग मालदेव के पक्ष में सेना थी, है ना, वो सारी सेना वहाँ पर थू करके जाती है, थूकती है किस पे, जैता कोपा पे, और वो सारी चली जाती है कि गद्दार देश के साथ गद्दारी करता है। सब जैता कोपा में एक इतना विश्वास बन जाता है कि वो दोनों मतलब कि कुछ ही सेना थी उनके पास में और उनके बावजूद भी शेषासुरी को धूल चटा देते हैं। बस उनके पास इतनी शक्ति कहाँ से आई थी, वो उनके पास में शक्ति इस प्रकार आई थी, तो उनके पास में सामने परेशानियाँ थी और किसी व्यक्ति के सामने यदि परेशानियाँ होती हैं तो वो जिस प्रकार इतिहास रचता है उसके अंदर जो कोई लगा ही नहीं सकता। आज तक का रिकॉर्ड है
जिस प्रकार जैता कुपा ने युद्ध किया था, सारी मेरे को नहीं लगता आज तक कोई भी इतिहास यहाँ पर गवाह है कि इनके जितना कोई युद्ध लड़ा है मजबूत तरीके से, एक सैनिक होने के बाद नाते, और इनके पास इतनी सेना होने के बाद में जो एक शक्तिशाली शासक था उनको धूल चटा दी थी। और यदि मालदीव होता शेरशाह सूरी का क्या होता, और यदि हुमायूं साथ होता तो शेरशाह सूरी का क्या होता। लेकिन होता तो, ये तो शब्द है, ये मायने नहीं रखता भाई जी, ये सब बहुत गलत चीज़ है। होता तो क्या होता, उसका परिणाम कुछ अलग होता। तब क्या हुआ, जैता कुपा दोनों इतना खतरनाक युद्ध लड़ते हैं, शेरशाह सूरी को धूल चटाता है, और तब शेरशाह सूरी कहता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की भाषा खो दी। खो देता नहीं, खो दी। कैसे, उसको पहला भविष्य के बारे में पता चल गया कि उनका शासन इतना ही रहा था, वापस हुमायूं आ गया था। क्योंकि जितना समय इसके पास में लगाया था, यहाँ पर लगाया था, जितना दिमाग यहाँ पर लगाया था इनको पागल बनाने के लिए, मालदीव को पागल बनाने के लिए, यदि इतने ही दिमाग वहाँ पर दिल्ली में किसी ऐसे कुछ हमंतों को बना के रखता ना, तो हुमायूं को डायरेक्ट टपका देते। भाई हुमायूं मरता ना तो काम सारा क्लियर हो जाता ना, है ना। आगे आने वाला हुमायूं को कोई पुत्र होते ना, कोई राजा बनते। सही है गलत है, इसलिए उसने कहा था मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारी हिंदुस्तान की भाषा खो दी। कुछ छोटी मोटी बात उसने नहीं की थी, उनको पता चल गया था, और उनकी भविष्यवाणी सही थी। कुछ ही समय के बाद में वापस हुमायूं यहाँ पर शासन करने लग जाता है 1555 के अंदर। ये 39 के आसपास जाता है, और 40 कितना 15 साल में है ना, 14-15-16 साल के आसपास इनका शासन रहता है, और फिर वापस किसका आ जाता है शासन, हुमायूं का आ जाता है। और शेरशाह सूरी के बाद में जो इसका अंतिम शासक था वो था सिकंदर सूर। कौन था, सिकंदर सूर। और इसके सामने जब शेरशाह सूरी, सिकंदर सूर और हुमायूं दोनों के बीच में युद्ध होता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध, ठीक है, मच्छीवाड़ा सरहिंद का युद्ध, जिसके अंदर हुमायूं विजय रहता है और सिकंदर सूर हार जाता है। और इस प्रकार अफगान जो मतलब कि अफगान की जो वंश था वो सारा का सारा खत्म हो जाता है, और ये जो नींव है वापस मुगल वंश की लग जाती हैं। और हम कल देखेंगे इसके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, क्योंकि शेरशाह सूरी भले ही 5 साल शासन किया हो, लेकिन इसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी वो मजबूत थी। इसके बारे में हमको ये राइट बोलना पड़ेगा कि भाई हाँ, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था भी ठीक थी, इसने किस प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखा था और इसने क्या परिवर्तन किया था, उसके सारे के बारे में हम वर्णन करेंगे कल अगली क्लास में अंदर। और फिर आ जाएगा हमारा अकबर, और फिर इंटरेस्ट लेना चाहते हैं अकबर का युद्ध, और इसके बाद में बहादुर शाह, औरंगजेब वगैरह ना, जहांगीर, शाहजहाँ, सारे के बारे में बात करेंगे ना। तो सारी सारी जितना भी इंटरेस्ट है वो लेना चाहते हैं तो हमारे क्लास के साथ लगातार बने रहिए, है ना। लगातार क्लास के साथ बना रहेंगे तो हम पूरा कंप्लीट इतिहास कंप्लीट करा देंगे। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बिना टेंशन, नो टेंशन रहिए, सारा का सारा का इतिहास है वो कंप्लीट करा देंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि जितनी भी क्लासें होती हैं लगभग 150 के आसपास क्लास, मतलब कि 100 के आसपास क्लास आ गई है। और इतनी क्लास आने के बावजूद भी आप क्लास खूब लगातार देखते ही नहीं देखते, आप डिपेंड करता है। और यदि लगातार क्लास देखते हैं तो मैं ये 100% कहता हूँ कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो मतलब कि राजस्थान लेवल की भर्ती होती है उसके अंदर सिलेक्शन होने की संभावना आपकी अधिक रहेगी, ध्यान से पढ़ेंगे तो। क्योंकि मैं वही जो कंटिन्यू कोई चीज़ करा रहा हूँ, क्लास से कंटिन्यू करा रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बात है कि भाई कोई चीज़ कंटिन्यू कराना, लगातार कराना, ये सबसे बड़ी बात होती है। ऐसे यूट्यूब पे खूब क्लासें मिल जाएगी आपको ऐसे टूटी फूटी, जो कोई अलग अलग टॉपिक लेके आते हैं। लेकिन यदि क्लास कोई एक सिलेबस पूरा करे, है ना, पूरा सिलेबस लेके चले तो ये सबसे बड़ी बात होती है भाई, छोटी मोटी बात नहीं होती है सिलेबस लेकर चलना। और ये भी नहीं 3-4 सब्जेक्ट का साथ में, अभी इकोनॉमी वो अपने रोक रखी क्योंकि इतना टाइम नहीं है, मेरे भी कुछ एग्जाम है, उस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए 4 सब्जेक्ट साथ में होते नहीं है, इसलिए मैं 3 लेके चलता हूँ, ठीक है ना। ये बात आती है, सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे सामने, क्योंकि एग्जाम मेरे को भी क्लियर करना पड़ता है ना, ऐसी बात नहीं सारा यहाँ पर लगा दे दिमाग, ऐसा होगा नहीं ना, एग्जाम मेरे को भी क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूँ जितनी क्लासें चलती हैं वो लगातार क्लासें देखिए, क्योंकि उसी से आपकी भलाई है। पढ़ेंगे तो कुछ ना हासिल होगा, वरना जो मजदूरी का काम है वो तो हमको करना ही है, या तो किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं, है ना। पढ़ते रहिए, मेहनत करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।